बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में। इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ली है जिसमें जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। फिर कोरस्पॉन्डिंगली बाउंड्री कंडीशंस भी हैं 4 और 2 इनिशियल कंडीशंस भी हैं। अगर हम बात करें तो पहले हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर चुके हैं जिसमें इन्वॉल्व थी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस वेरिएबल है जबकि आज वाली प्रॉब्लम में दो स्पेस वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। इसी तरह से अगर थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन की बात करें तो एक और स्पेस वेरिएबल ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड फिर से वैसे की वैसे ही रहेगी। सो सोल्यूशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे लिख लें, बाउंड्री कंडीशंस को भी लिख लें और इक्वेशन का नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से इनिशियल कंडीशंस भी लिख लें और इसे नाम दे लें इक्वेशन नंबर 3 का। हम जानते हैं कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए जो फर्स्ट मोस्ट स्टेप होता है वो हमने सोल्यूशन लेट करना होता है। अब इस बार देखें हमारे पास यहाँ पे अगर नोटिस करें आप डिपेंडेंट वेरिएबल u है बिकॉज u का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जा रहा है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज u विद रिस्पेक्ट टू x के कैलकुलेट किया जा रहा है, y के और t के। सो हमारा जो सोल्यूशन फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में आएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हमने सोल्यूशन फंक्शन को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद ये जो राइट हैंड साइड पे फंक्शंस लिखने हैं वो इन तीनों वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होंगे। पहला कैपिटल x स्मॉल x पे डिपेंड कर रहा है, फिर कैपिटल y स्मॉल y पे, इसी तरह से कैपिटल t स्मॉल t पे। सो ये सोल्यूशन लेट कर लिया और इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लिया। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 को। ये जो सोल्यूशन हमने लेट किया है दो बार x के रिस्पेक्ट से, पहली बार करेंगे तो u x पे डिपेंड कर रहा है, जब x में चेंज आएगा u में भी चेंज आएगा। सो यहाँ पे एक बार स्मॉल x लिख लेते हैं। अब सिर्फ x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स जो है एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगी, सिर्फ यहाँ पे प्राइम आएगा। अब इसका एक बार और ले लेते हैं क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। सो दो बार लिख लिया यहाँ पे और यहाँ पे डबल प्राइम हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेंगे। ये भी साथ मेंशन कर देंगे कि x डबल प्राइम ऑफ x डेरिवेटिव है कैपिटल x का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। इसी तरह से अब इक्वेशन नंबर 4 को दो बार डिफरेंशिएट कर लेंगे y के रिस्पेक्ट से, तो u y पे डिपेंड कर रहा है, तो जिस तरह से यहाँ पे डबल x आया है यहाँ पे भी डबल y आ जाएगा और डबल प्राइम इस बार y वाले टर्म पे आएगा। और अगर t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे दो बार t आ जाएगा और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, इसे 7 और इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लें। अब इक्वेशन नंबर 5, 7 और 8 को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। u x x की जगह पे 5 लिखेंगे, x डबल प्राइम y t प्लस u y y की जगह पे 6 लिखेंगे, x y डबल प्राइम t इज इक्वल्स टू, फिर राइट हैंड साइड पे 1/c स्क्वायर है यहाँ पे, और u t t की जगह पे लिखेंगे x y t डबल प्राइम। अब दोनों साइड्स को डिवाइड कर लेंगे x y और t के साथ, मतलब इस तरह से लिख लेंगे दोनों साइड्स को, ठीक है। हर टर्म को फिर हम डिवाइड कर लेंगे x y और t। ये दोनों टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, ये इसके साथ, और यहाँ से हो जाएगा जी वाई टी के साथ कैंसिल। जो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी वो है x डबल प्राइम ओवर x प्लस वाई डबल प्राइम ओवर y इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर t डबल प्राइम ओवर t। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ x और y पे डिपेंड करी है, राइट हैंड साइड t पे डिपेंड करी है। दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इन दोनों की कॉमन रेशियो जो है वो कोई वेरिएबल नहीं होगा, कोई ऐसा वेरिएबल या कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जो x और y पे डिपेंड करे या फिर t पे डिपेंड करे। सो इस वजह से वो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, इनकी कॉमन रेशियो कांस्टेंट होगी। सो सपोज कर लेते हैं कि वो इक्वल है माइनस लेमडा स्क्वायर के। ये हम यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हम पहले k चूज़ किया करते थे, फिर हम k के 3 केसेस लिखते थे, जब k इज़ इक्वल्स टू 0, जब k पॉजिटिव हो मतलब k इज़ इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर, और जब k नेगेटिव हो k इज़ इक्वल्स टू माइनस लेमडा स्क्वायर। हम इन दो के मामले में जब इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते थे जो अभी हमें ऑब्टेन होंगे तो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाता था। सो इस बार हम वो केस स्किप कर देंगे क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है, अगर हम इन्हें भी सॉल्व करेंगे तो पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप जो है फुल क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। इस वजह से यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे ताकि पता हो एग्जामिनर को कि आपको नॉलेज है।
कि हम यहाँ पे कांस्टेंट एक नेगेटिव कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव कांस्टेंट लेंगे या फिर ज़ीरो के इक्वल लेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो ट्रिवियल आ जाएगा, मतलब इस तरह का सॉल्यूशन आ जाएगा जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लिया है माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं माइनस लेमडा स्क्वायर के। अब हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इसमें हम करेंगे ये कि एक बार इस टर्म को माइनस लेमडा स्क्वायर के इक्वल रख लेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सी स्क्वायर टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरफ बचेगा हमारे पास टी डबल प्राइम इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर टी। और अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा टी डबल प्राइम, ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे लेते हैं। ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल टी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल टी है। अब इस साइड को भी माइनस लेमडा स्क्वायर के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ पे देखें ये साइड लिख ली माइनस लेमडा स्क्वायर। अब एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स को इसी तरफ रख लेते हैं और वाई वाली टर्म्स को उस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा वाई डबल प्राइम ओवर वाई। अब इसे नोटिस करें तो ये साइड सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रही है, ये y पे डिपेंड कर रही है। अगेन हम एक ऐसा कांस्टेंट लेंगे जो नेगेटिव होगा, क्योंकि अदरवाइज हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा जो किसी इंटरेस्ट का नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट इस बार माइनस म्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस म्यू स्क्वायर। सेम उसी तरह से इन दोनों साइड्स को भी हम लिख लेंगे बारी बारी माइनस म्यू स्क्वायर के इक्वल। अभी तक हमारे पास तीन ओडीज आई हैं 9, 10 और 11। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, इससे हमें टी ऑफ टी ऑब्टेन हो जाएगा, एक्स ऑफ एक्स और वाई ऑफ वाई ऑब्टेन हो जाएगा और इसे अपने सपोज सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो इनके सॉल्यूशंस लिख लेते हैं जिन्हें हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ सॉल्व कर चुके हैं। 9 का सोल्यूशन 12 में है, 10 का 13 में और 11 का 14 में। ठीक है, अब हमारे पास ये रिक्वायर्ड फंक्शंस आ गए जो हमने सोल्यूशन सपोज किया था u ऑफ एक्स वाई टी की फॉर्म में, विच वाज x ऑफ एक्स y ऑफ y और t ऑफ t, ये तीनों आ गए हमारे पास। ठीक है, इन तीनों को अब इसे हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 4 का। तो ये जो हमारे पास तीनों सॉल्यूशंस आ गए हैं 12, 13 और 14, इन्हें इक्वेशन नंबर 4 में इस्तेमाल कर लेंगे। 4 में x ऑफ x की जगह पे, ठीक है, ये x ऑफ x की वैल्यू है, ये इससे ली है। ठीक है, फिर y ऑफ y की जगह पे ये रही वैल्यू इक्वेशन नंबर 14 से, और ये इक्वेशन नंबर 12 से t ऑफ t की वैल्यू, इसे इक्वेशन नंबर 15 का नाम दे लेंगे। सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है जो इक्वेशन नंबर 1 में है। अभी बाउंड्री कंडीशंस 2 और 3 इस्तेमाल करना बाकी है। यहाँ पे आपको पता है ना x है, तो इस कंडीशन का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर भी इस सॉल्यूशन में x है वहाँ पे 0 पर पुट कर दें स्मॉल x की जगह पे। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और किसी टर्म में भी x नहीं है तो 0 नहीं आएगा। अब ये टर्म देखें, ये क्या गिवन है, इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, अब कॉज और ये टर्म बन जाएगी 0, म्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, कॉस 0 1, ये भी 0 बन जाएगा, साइन 0 0, तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इस सब को, a1 आ जाएगा इसका, और ये दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज़। अब देखें, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, ऐसा सोल्यूशन जो 0 के इक्वल ना हो। अगर हम इस ब्रैकेट को, ये जो हमारे पास y ऑफ y वाली ब्रैकेट थी, इस सारी ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, तो जो सोल्यूशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 15 की फॉर्म में था, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो ट्रिपल सोल्यूशन बन जाएगा। मतलब हम ये काम नहीं कर सकते, हम इसको 0 के इक्वल नहीं रख सकते। अब अगर इसको इक्वल रखेंगे 0 के, इस ब्रैकेट को, ठीक है, देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पे 15 में मौजूद है, 0 यहाँ पे आ जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल नहीं रख सकते। लेकिन अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल नहीं रख सकते तो हमारी ये इक्वालिटी 0 के इक्वल, ये वाली साइड राइट हैंड साइड इस 0 के इक्वल कैसे आएगी। ठीक है, सो उसके लिए हम a1 को 0 के इक्वल रख देंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन a1 इज इक्वल्स टू 0। सो a1 हमारे पास 0 आ गया, एक कांस्टेंट 0 हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे जो कि 0 पर मौजूद है। ऐसी ही एक कंडीशन y इज़ इक्वल्स टू 0 के लिए भी प्रेजेंट है। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे x, y और t है, तो इस कंडीशन का मतलब है जहाँ जहाँ पर y है, इक्वेशन नंबर 15 में जो हमारा सोल्यूशन आया था इक्वेशन 1 का, वहाँ 0 पुट कर दें, मतलब यहाँ पे 0 पुट कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ये साइड इसके मुताबिक 0 के इक्वल है, ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, sin 0 0, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी।
हम सारा इसको सिंप्लीफाई करके दोबारा लिख लेते हैं। अगेन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए ना तो इस ब्रैकेट को हम ज़ीरो रख सकते हैं, ना ही इसको, इस इक्वालिटी को या बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मतलब ये है कि इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें a2 को ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। सो a2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब a1 भी ज़ीरो आया है और a2 भी ज़ीरो आया है हमारे पास, इसे हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 15 में, जो हमारा अब तक का सबसे मोस्ट सिंप्लीफाइड सोल्यूशन था। सो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, a1 ज़ीरो पुट कर लेंगे, ठीक है, और ये टर्म ख़त्म हो जाएगी उसकी वजह से। इसी तरह से a2 भी अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से ये टर्म ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास ब्रैकेट्स कुछ इस तरह से बच जाएंगी। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट्स सिंपली रिमूव हो जाएंगी यहाँ से, ये वाली भी, और ये जो लास्ट वाली ब्रैकेट है ये बच जाएगी। सो इन्हें दोबारा से लिख लेते हैं, ये स्पेसेस ख़त्म कर देते हैं सिंपली। अब देखिए ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ये अल्टीमेटली इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो सारे कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसे a का नाम दे लेते हैं, ठीक है, b1 b2 और a3। इसी तरह से जब b1 और b2 b3 के साथ मल्टीप्लाई होंगे एक और नया कांस्टेंट आएगा, उसे b का नाम दे लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा से इसे अब लिख लेते हैं। इससे पहले 15 हमारा सिंप्लीफाइड सोल्यूशन था, फिर हमने दो बाउंड्री कंडीशंस इस्तेमाल की, सोल्यूशन मज़ीद सिंपल हो गया, इसे 16 का नाम दे लिया। सो अब तक का जो हमारा जो यूज़फुल सोल्यूशन है वो इक्वेशन नंबर 16 में है। अभी दो बाउंड्री कंडीशंस रहती हैं, ठीक है, जो x इज़ इक्वल्स टू a पर मौजूद थी और y इज़ इक्वल्स टू b पर, तो उन्हें इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, इस कंडीशन का मतलब है कि जहाँ पर भी x है वहाँ पे स्मॉल a सब्सटीट्यूट कर दें, मतलब यहाँ पे भी स्मॉल a सब्सटीट्यूट कर दें, बाकी कहीं पे भी नहीं है। ये साइड इसके अकॉर्डिंग ज़ीरो के इक्वल है, इसे सारी साइड को दोबारा लिख लेंगे। अब इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि बाउंड्री को सेटिस्फाई करना है। इसे अगर ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, हमें ये साइड ज़ीरो करना है ना, तो फिर वो इस साइड के इक्वल आ जाएगी। अगर इस ब्रैकेट को ज़ीरो करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन 16 में मौजूद है, ठीक है, 16 ये हमारा सोल्यूशन रहा, इसमें ये मौजूद है। अगर यहाँ पे ज़ीरो सब्सटीट्यूट किया तो ये ट्रिवियल हो जाएगी। इसी तरह से अगर इस टर्म को ज़ीरो करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी, सोल्यूशन ट्रिवियल। सो इसका मतलब है कि इसको हम ज़ीरो कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे कहीं भी मौजूद नहीं है। सो इसका मतलब है कि फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन साइन ऑफ म्यू ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, दोनों तरफ साइन इन्वर्स ले लें। सो ये हमारे पास हो जाएगा जी म्यू ए, ठीक है, साइन पाई की सारी वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो होता है, ठीक है, पाई यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा। बिकॉज़ अब अगर हम यहाँ पे m ज़ीरो लेंगे तो उससे हमारा कांस्टेंट ज़ीरो हो जाएगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम ज़ीरो नहीं लेंगे, ठीक है। म्यू ए यहाँ पे आ गया, हमें सिर्फ म्यू की वैल्यू चाहिए, म्यू इस तरफ रख लेंगे, ये हो जाएगा m पाई ओवर a, और m रेंज कर रहा है 1 2 3 सो ऑन, ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 17 आ गई जिसमें म्यू की वैल्यू गिवन है। दूसरी कंडीशन इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि y इज़ इक्वल्स टू b पर गिवन है, ठीक है। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पर y है इस इक्वेशन में वहाँ पर b सब्सटीट्यूट कर दें, वहाँ पर b सब्सटीट्यूट कर दिया। ये साइड जी ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल लिख लेते हैं और इसे रीराइट कर लेते हैं। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, इसको भी ज़ीरो नहीं रख सकते, इसको भी ज़ीरो नहीं रख सकते, बिकॉज दोनों की दोनों टर्म्स जो हैं 16 में मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसे ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। इसका मतलब है जी साइन ऑफ लेमडा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगेन साइन इनवर्स ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो। अगेन साइन पाई की सारी वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो होता है, इस बार एन लिख लें क्योंकि हम m पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। हमें लेमडा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये इसी तरफ रहेंगे, ठीक है। लेमडा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट b इधर आ जाएगा n पाई ओवर b, और n इज़ इक्वल्स टू 1 2 सो ऑन, मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसे हम इक्वेशन नंबर 18 का नाम दे लेंगे, ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें तो हम यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास म्यू की वैल्यू आ चुकी है 17 में, लेमडा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम करेंगे इन दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे ताकि यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट n पाई ओवर b होल स्क्वायर, ठीक है। सो लेमडा स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं, म्यू स्क्वायर इस तरफ रख लेते हैं, n पाई ओवर b स्क्वायर।
और म्यू यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में आ जाएगा। हमें पता है कि म्यू की वैल्यू है m पाई ओवर a, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। n रेंज कर रहा है 1 2 3 सो ऑन, m इज ऑल्सो रेंजिंग फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन। इसके लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से। सो इसका मतलब है इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, विच इज़ n पाई ओवर b स्क्वायर प्लस, इनके स्क्वायर रूट्स नहीं ख़त्म होंगे ना क्योंकि दोनों सम में है, तो स्क्वायर रूट इनके स्क्वायर्स को ख़त्म नहीं करेगा। सो ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 19 का नाम दे लेंगे। अब हम 17 जिसमें म्यू की वैल्यू थी, 18 जिसमें हमारे पास लेमडा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वैल्यू है, और 19 को 16 में इस्तेमाल कर लेंगे, जो हमारा अब तक का मोस्ट ब्यूटीफुल सोल्यूशन है। ये रही वो इक्वेशन नंबर 16 जिसमें अब हमने इक्वेशन नंबर 17, 18 और 19 को इस्तेमाल करना है। लेमडा एम एन हमने क्यों लिखा है, देखिए इसमें दो नंबर्स हैं, अब एन चेंज होगा, एम चेंज होगा, तो हमारे पास लेमडा की वैल्यूज़ भी चेंज होंगी, ठीक है। सो इस वजह से हमारे पास लेमडा जो है वो डिफरेंट आएगा विद डिफरेंट इंडिसेस, ओके। इसी तरह से अब अगर हमारे पास एम और एन की वैल्यूज़ चेंज होंगी तो हमारे पास सोल्यूशन भी जो है डिफरेंट आएंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, और कॉन्स्टेंट्स भी इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट आएंगे एम एन, ठीक हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 20 का नाम दे लें, और ए और बी एम एन जो है हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू अभी स्पेसिफाई नहीं की गई, बट इतना श्योर है कि ये हैं कॉन्स्टेंट्स। अब जो हमारे पास सिंगल सोल्यूशन 20 आया है, ये इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब उसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो ये बताता है कि अगर हमारे पास एम एन नंबर ऑफ, मतलब हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हों किसी एक इक्वेशन के। सो देखिए 20 से हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना, m चेंज करेंगे तो एक सॉल्यूशन, n चेंज करेंगे दूसरा सॉल्यूशन, दोनों को चेंज करते रहेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, लाइक m हमारे पास है 1 2 3 सो ऑन, और इसी तरह से n 1 2 3 सो ऑन, तो डिफरेंट सॉल्यूशंस आते जाएंगे। सो ये फर्स्ट इक्वेशन के ही इतने सारे सॉल्यूशन है ना, तो सुपरपोजिशन उनका जो प्रिंसिपल है वो बताता है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन होगा उसी इक्वेशन का, ठीक है। सो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उनको ऐड कर लेते हैं। सो m हमारे पास है 1 टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, अब इसकी जगह पे सिंपल हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। यहाँ पे कॉज है जी, हमने लिखते वक्त इसको थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 21 का नाम दे लेते हैं, ठीक हो गया। अब बारी है इनिशियल कंडीशंस इस्तेमाल करने की इक्वेशन नंबर 21 में, ताकि हम इन कांस्टेंट्स की, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकें। इनिशियल कंडीशन में दो कंडीशंस गिवन थी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी की, ये वाली पहले इस्तेमाल कर लेंगे इक्वेशन नंबर 21 में। ये इक्वेशन नंबर 21 अभी एज इट इज़ लिखी है, इस्तेमाल नहीं की इसमें। ये कंडीशन बता रही है जहाँ पे टी मौजूद है इस इक्वेशन में, वहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें, तो मतलब यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी पुट कर देंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो कॉस ज़ीरो 1। सो ये हमारे पास बचेगा जी ए एम एन, और ये बाकी सारी टर्म एज इट इज़। ये जो साइड है गिवन है कि एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल है, ठीक हो गया। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू स्पेसिफाई करना है, उसके लिए हम इस तरह के दो मज़ीद फंक्शंस के साथ कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी इस्तेमाल करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एल लिख देंगे और यहाँ पे क्यू, इस तरह के दो फंक्शंस के साथ। तो ये दोनों फंक्शंस को एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड आ जाएगी, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह से ये सारी टर्म एज इट इज़, ये जो ऊपर लिखी हुई है ब्लैक में, और फिर ये जो फंक्शंस मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अब दोनों साइड्स को ओवर द गिवन डोमेन हम इंटीग्रेट कर लेंगे, विच इज़ 0 टू बी वाई के रिस्पेक्ट से और 0 टू ए। अब डबल इंटीग्रल बनेगा क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो है 2 डायमेंशनल फिनोमेना है, जिसमें हमारे पास दो स्पेस वेरिएबल्स हैं y और x। इसी तरह से इस तरफ को भी कर लेंगे, ये कांस्टेंट है तो इसे ब्रैकेट के बाहर रख देंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी dy बाय और dx। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच करें ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये दोनों ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन कहती है कि अगर ये दोनों में m और l इक्वल ना हुए
तो ये जो इंटेग्रल हम इसको जब x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर n और q आपस में इक्वल ना हुए तो ये इंटेग्रल हम इसको जब सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y ओवर 0 टू b, ये भी 0 हो जाएगा, सोल्यूशन ट्रिवियल आ जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को इक्वल सपोज कर लेंगे ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन इस्तेमाल करते हुए, m को l के और q को n के। सो जब हम m को l के इक्वल इस्तेमाल करेंगे तो मतलब हम यहाँ पर भी m ही इस्तेमाल करेंगे, n को q के इस्तेमाल करें तो n के q को भी n के इक्वल रख देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 2 पावर्स हो जाएंगी, तो यहाँ पे लिखने का अब तो कोई तुक ही नहीं बनती है। इस तरह से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगी, सो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा इंटेग्रल इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब अगर इस इंटेग्रल को हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x के, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी इसका a ओवर 2, और अब अगर इस इंटेग्रल को सॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू y के तो इंटेग्रल का आंसर आएगा b ओवर 2, सो फाइनली आ जाएगा ए बी ओवर 4 के इक्वल। हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए जी ए एम एन की, यहाँ पे भी हमने l को m के इक्वल रख दिया था और q को n के इक्वल रख दिया था, सिंप्लीफाई कर दिया, ए एम एन की वैल्यू चाहिए, सो ए एम एन इसी तरफ रखेंगे, बाकी सारी ये जो है हमारे पास वैल्यूज़ इसको इस तरफ ले आएंगे, ये 4 ओवर ए भी हो जाएगा, ये इंटेग्रल एज इट इज़, और इसे इक्वेशन नंबर 22 का नाम दे लेंगे, m की भी लिख देंगे वैल्यूज़ और n की भी। अब हमने सेकेंड इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करनी है, जो हमारे पास है जी कि पहले u का डेरिवेटिव लें t के रिस्पेक्ट से और फिर t की जगह पे 0 पुट कर दें। हमारा जो अभी तक का सिंप्लीफाइड सोल्यूशन है वो इक्वेशन नंबर 21 में था, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 21 को t के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे पहले इस कंडीशन को इस्तेमाल करने के लिए। ये डिफ्रेंशिएट कर लिया 21 की, ये टर्म्स 21 में x और y पे डिपेंड करें, इनका तो डेरिवेटिव आएगा नहीं, इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा इस ब्रैकेट का, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं a m n, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और ये ब्रैकेट में टर्म पहले एज इट इज़, और फिर इस ब्रैकेट वाली टर्म का डेरिवेटिव वो होगा जी लेमडा एम एन सी, ठीक हो गया। इसी तरह से इस टर्म का भी कर लेते हैं बी एम एन, और साइन होता है जी साइन का डेरिवेटिव कॉस लेमडा एम एन सी टी, और ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से, तो ये आ जाएगा लेमडा एम एन सी, ठीक हो गया। सो ये हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है। अब ये कंडीशन बताती है जहाँ पे टी है वहाँ पे 0 पुट कर दें, वहाँ पे 0 पुट कर दें, ठीक है, वहाँ पे 0 पुट कर दें, साइन 0 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ ये 3 चीज़ें बच जाएगी, इन्हें यहाँ पे लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। ये फंक्शन हमें पता है इक्वल है g ऑफ x y के, अगेन इसकी हमने वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, इसके लिए हम इस तरह के फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उनमें फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि m की जगह पे लिख लें l पाई x ओवर a, और इसी तरह से साइन ऑफ इधर लिख लें q पाई y ओवर b के साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके, तो इन्हें हम दोबारा से वैसे ही डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ओवर द गिवन डोमेन 0 टू b 0 टू a और dy और dx के रिस्पेक्ट से, तो लिख लेते हैं अगेन वैसे ही। अगर हम m और l को इक्वल नहीं रखेंगे तो इंटेग्रल 0 आ जाएगा x के रिस्पेक्ट से जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को, और इसी तरह से n और q को अगर इक्वल नहीं रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम m को l के इक्वल रख लें और n को q के इक्वल रख लें ताकि सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल आ जाए। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों में, ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है, इंटेग्रल के बाहर भी रख लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। अच्छा, अब इसका आंसर आ जाएगी हमारे पास a ओवर 2, इसका आंसर आ जाएगा b ओवर 2, और ये तीनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, इसे इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4 ओवर ए बी, ये सारी साइड एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके अलावा साथ में यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा लेमडा एम एन, और c भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, सो हमारे पास ये आ जाएगा। इधर ये बाकी सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं और ये यहाँ से हट जाएंगी, इसे 23 का नाम दे लें। अब AMN की वैल्यू 22 में है, BMN की 23 में है, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 21 में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो हमारा अब तक का सिंप्लीफाइड सोल्यूशन था जिसमें हमने सारी की सारी कंडीशंस इस्तेमाल कर ली हुई थी ताकि हम फाइनल सोल्यूशन लिख सकें इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, जो हमने ली थी प्रॉब्लम अपने एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये था जी आज का प्रॉब्लम। इसके अलावा जो इसमें हमने स्टेप्स को स्किप किया है उसके भी रेफरेंस वीडियोस
मैंने साथ साथ बता दी हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पेस्ट कर दूँगी और इंतहाई आसान है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही जैसे हम वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उसी पैटर्न पे टू डायमेंशनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं था।